वेलकम टू स्टडी योर सेल्फ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सीटेट सीजीटेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में यह हमारा 7वां वीडियो है। तो क्विक रिवीजन की सीरीज में इस 7वें वीडियो के साथ हम 45 एमसीक्यू भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? इसमें आपको बताना है भारतीय समाज की विशेषता। तो अनेकता में एकता ही भारतीय समाज की क्या है? विशेषता है। ठीक, तो भारतीय समाज के बुनियादी लक्षणों में धर्मों, जातियों, विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं से संबंधित विभिन्नताएं हैं तथा अनेकता में एकता, बहुलता और एकीकरण इसकी खासियत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? ठीक, तो देखिए भिक्षावृत्ति जो है एक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रेम विवाह, नगरीकरण, आधुनिकीकरण यह सामाजिक समस्या के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन भीख मांगना क्या है? एक सामाजिक समस्या है। भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, घुसपैठ, बाल श्रमिक, श्रमिक असंतोष, छात्र असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विवाह विच्छेद की समस्या और इसके साथ बाल अपराध, मद्यपान, जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्या आदि है। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये है 2006 का। तो घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में संसद द्वारा पारित होता है और यह अधिनियम 26 अक्टूबर, आपको डेट भी याद रखनी होती है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण, ठीक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की जा रही है, तो सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो यह है जाति। भारतीय संरचना में स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था है और इसमें स्तर का निर्धारण जन्म से ही होता है। अगला प्रश्न, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये गलत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को संविधान के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन सुनिश्चित करता है और इसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, जी हां, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। ठीक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है 943 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में एनी बेसेंट का नाम आता है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को आधिकारिक रूप से हेलेन पेट्रोवना वॉलोस्की, कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, विलियम ट्वेन जज और अन्य के द्वारा न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में की गई थी और इसकी स्थापना सत्य की खोज करने वाले निकाय के रूप में की गई थी। क्या? इसकी स्थापना सत्य की खोज करने वाले एक बॉडी के रूप में की गई थी जो मानवता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो संस्थापक नहीं होना चाहिए, संबंध रखने वाले, तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो संस्थापक सदस्यों में तो हेलेन पेट्रोवन वॉलोस्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? तो प्रथम बार जनगणना जो है 1872 में होती है। तो आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई है और वही स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो वो है 1951। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि वह स्टेट जहां पे वीमेन लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। जी हाँ, ये है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसको याद रखिए, लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वह स्टेट जिसमें
जिसमें जिसमें पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम है तो वो है राजस्थान, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07% है, ठीक है, 92.07%। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है मात्र 51.50, या ये कहें 51.5%। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। तो लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो कि भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, जो साबरमती नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और यह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? फिर से इस प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो ये है पशुपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जो सील कहते हैं पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। ध्यान दीजिए, उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में हाथी और बाघ मतलब व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है और मार्शल ने इन्हें आद्य शिव या प्रोटो सेवा के नाम से बताया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटो सेवा का कॉन्सेप्ट किसने दिया है पशुपति को, तो मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बताना है कि कालीबंगा जो है वो किस राज्य में, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले, ध्यान दीजिए गंगानगर जिले में सरस्वती जो कि घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, बाएं किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक जगह है। यहां 1961 ईस्वी में बीबी लाल कभी कभी जो एक्सकवेट करते हैं उन उत्खनन या उन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम भी पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कालीबंगा को 1961 में बीबी लाल तथा बी के थापर ने खुदाई करवाई और संभवतः यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। क्या? थर्ड कैपिटल। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और यहां से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहां की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा प्राग ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, या इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। नेक्स्ट, त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह पाली भाषा, आपसे जो है लैंग्वेज भी पूछा जा सकता है कि ये जो पिटक हैं वो किस भाषा में है, तो पाली भाषा में रचित हैं और इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक पहला हो गया, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। और इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु के उपरांत। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ठीक है, कौन सी सबसे पवित्र नदी? तो यह है सरस्वती। तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और इसे नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा की उपमा दी गई थी एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों के सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किया गया, तो वह है सिंधु नदी। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी थी, तो वह है सरस्वती नदी।
गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलेगा ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलेगा, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? जी हाँ, भाषा और व्याकरण के। तो पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान देना, ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये इस पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खाली गोसाल। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खाली गोसाल थे और इनका मत नियतिवादी कहा जाता है। मतलब जो नियति में लिखा है वही होके रहेगा, उसके लिए आपको छटपटाने की जरूरत नहीं है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रमाण भाब्रू भाब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है और इसमें अशोक बुद्ध धर्म संघ का अभिवादन करता है। ठीक है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने। और आपको ईयर भी याद रखना है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का शलाध्य प्रयास किया। ठीक है, अभिलेखों को देख के ही जो अशोक का इतिहास लिख दिया। किसने? भंडारकर ने। मौर्य समाज में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको बोला जाता था प्रतिवेदक। जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, वो प्रतिवेदक कहलाते थे। ठीक है। तो मौर्य प्रशासन को सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए अलग अलग विभाग के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों में नागरक, नागरक मतलब नगर का प्रमुख अधिकारी। दूसरा युक्त मतलब रजुक के अधीन राजस्व अधिकारी। और रजुक उस समय का जो है आज की डेट का आईएएस ऑफिसर के समतुल्य था। ठीक है। रजुक जनपद का प्रमुख अधिकारी। ठीक है। इसे राजस्व अधिकारी भी प्राप्त था। ठीक, आज की डेट में इसको बोल सकते हैं डीएम। ठीक, डीसी, कलेक्टर। प्रतिवेदक जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी अर्थात रिपोर्टर। प्रदेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां नंबर। ठीक है। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। रूपदर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। और स्थानिक को जान लेते हैं। स्थानिक जो है ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य करता था। मतलब पटवारी एक तरीके से समझ सकते हैं, लेखपाल समझ सकते हैं। ठीक, वो स्थानिक कहलाता था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में नंद वंश जो है वो प्राचीनतम है। तो उपयुक्त में से सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश के शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व। जबकि गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 554 ईस्वी। ध्यान दीजिए, ये एडी आ गया। ठीक है, ईस्वी। तथा पल्लव वंश का शासनकाल 171 से 26 ईसा तक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो कोलंबस। ठीक है। तो मेगास्तीन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्तीन द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो उसके शासनकाल में भारत आया था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट ने की थी? ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ठीक, ये है अशोक। कल्हड़ रचित राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुण पुरुष कहलाते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। निम्न में से किसकी तुलना मैकवेली के प्रिंस से की जा सकती है? यह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, उसने अर्थशास्त्र की तुलना मैकवेली के प्रिंस से की जाती है और यह रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख
प्रियदसी एवं देवाप्रिय के रूप में किया गया है। तो यह है अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय प्रियदर्शो कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा कहा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, ये ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। अशोक के 13वें शिलालेख के कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय नीति का श्री गणेश किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था और इसने बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। भारत का नेपोलियन, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। तो इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया था। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों को देखना था। फायान का जन्म चीन के युयांग नामक स्थान पर हुआ था। फिर से देख लीजिए, युयांग नामक स्थान पर हुआ था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया? तो ये था कुमारपाल, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात अनिलवाड़ के चालुक्य वंशी कुमारपाल जैन मत का अनुयायी था और उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से निर्माण करवाया था। जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की। जय सिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल रचरित नामक काव्य इसके शासनकाल का यशोगान किया। प्राचीन काल में अवंती के नाम से किसे जाना जाता था? यह है उज्जैन। तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसे उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो गुप्तकालीन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। एक था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक अथवा खंड खाद्य पद्धति। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के 19 से 24 तक के अध्याय खगोलीय उपकरणों और प्रेक्षणों को समर्पित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? तो ये है वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर ए। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वराहमिहिर हैं। मल्काग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार तथा रघुवंश किसकी रचना है? तो ये है कालिदास की। तो मल्काग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंशम, यह सभी रचनाएं कालिदास की हैं। 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये था परुषणी। 10 राजाओं का युद्ध परुषणी मतलब कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और यह युद्ध राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर जनों के प्रधान शामिल थे। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। आर्य समाज आंदोलन मुख्य रूप से इनमें से किसमें आस्था रखता है? तो यह आस्था रखता है वैदिक कर्मकांडों में। तो हिंदू समाज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था।
या वेदों पर आधारित है तथा वैदिक कर्म कांड में यह विश्वास करता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में से किसका क्रम सही है? तो ये है स्थानीय, तृणमुख, प्रवर्तिक, संग्रहण। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार विषय मतलब जिला कहलाता है कि उसके अंतर्गत 800 ग्राम, तृणमुख में 400 ग्राम, करवटिक में 200 ग्राम, संग्रहण में 10 गांव आदि प्रशासनिक इकाइयां थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हायर एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं टीचर भर्ती के लिए उसके भी लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगन खेलते समय, जो कि पोलो के समान एक खेल है, तो चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन? जी हाँ, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका व्याख्या राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाली रजिया सुल्तान थी और रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख फिरोजशाही, जो कि बर्नी की किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तारीख फिरोजशाही बर्नी ने लिखा था। और खजाइन उल फुतूह, फिर से पढ़िए इसको, खजाइन उल फुतूह, जो कि अमीर खुसरो की रचना है और रेहला इब्न बतूता नामक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन किताबों का जिक्र किया गया है उन किताबों के राइटर का नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जो जानकारी मिलती है वो तारीख फिरोजशाही से भी मिलती है, खजाइनुल फुतूह से मिलती है और रेहला जो कि इब्न बतूता की किताब है उससे भी मिलती है। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। जी हाँ, ये था बलबन। ठीक, तो राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला प्रथम शासक बलबन था और उसने दरबारियों से कहा था कि राजत्व एक दैवी संस्था है और उसने अपने पुत्रों से राजत्व के संबंध में कहा, राजा का हृदय ईश्वर की कृति को प्रतिबिंबित करता है। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा, ध्यान से देखिए, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? जी हाँ, कौन हो सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी और उसने पुनः राजधानी दिल्ली से दिल्ली को स्थानांतरित कर ली। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन? फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया और इनमें सबसे महत्वपूर्ण नहर वह थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार मतलब हरियाणा तक पहुंचता था और यह 150 मील लंबी थी। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? जी हाँ, ये था सुल्तान सिकंदर लोदी। आगरा को सर्वप्रथम सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था और 1586 से 1638 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगरा के संदर्भ में। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? जी हाँ, ये है रामानंद। रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे बनारस में रहते थे। इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित था जिसका अर्थ है कि पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई जिसे रामानंद उत्तर भारत ले आए। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आचार्य विठल नाथ हैं। ठीक है,
अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल नाथ ने किया था। अष्टछाप में 8 कवियों का नाम सम्मिलित है और ये 8 कवि थे: कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीतदास, नंददास, चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों का भी नाम आप जरूर याद रखिए। अगर पूछ लिया जाए कि अष्टछाप कवियों में निम्न में से कौन है, तो निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पे वल्लभाचार्य गुजरात, ये मिस मैच है। देखिए, वल्लभाचार्य जिनका टाइम पीरियड 1479 से 1531 ईस्वी है, वैष्णव धर्म के महान संत थे। काशी में इनका जन्म, काशी मतलब बनारस में इनका जन्म हुआ था और आगे चल के ये कहाँ पहुंच गए? वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। ये संप्रदाय भी पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय से जुड़े थे? वो पुष्टि संप्रदाय के ये फाउंडर थे, प्रोफाउंडर थे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो ये थे कबीर, संत कबीर कवि समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का जन्म लहर तारा के पास 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद तथा कट्टरपंथ को खुलकर विरोध किया था। कबीर की वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी रचना बीजक, 52 अक्षरे उलटबासी में देखे जा सकते हैं। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ये है अब्दुल चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल, जिसको अब्दुल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। इसमें यह बताना है कि पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन आया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। ये क्रम है, ठीक है। तो 1526 में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक हुआ और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां शासक हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। अगला प्रश्न, टोडरमल किससे संबंधित हैं? तो ये हैं भूमि सुधार के कार्य से। अकबर ने सरकारी पदों पर नौकरी देते हुए योग्यता को आधार बनाया था और उन्होंने टोडरमल, मानसिंह, बीरबल, भगवान दास, राम सिंह आदि हिंदू राजाओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। टोडरमल अकबर के राज्य में वित्त मंत्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भूमि सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो जी हाँ, ये हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद, क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक के नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया, मतलब रंगून उसको विस्थापित कर दिया। और जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र कहाँ है? रंगून में है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? जी हाँ, दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने। तो दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। 1638 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है लाहौर में। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शाहदरा में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट की मृत्यु के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने करवाया था। मुगल सम्राट और उसकी समाधियां, बाबर जो है वो काबुल में दफनाया गया, अकबर सिकंदरा में, जहांगीर लाहौर में, शाहजहां आगरा में। ठीक है, ये इनके मकबरे हैं। अगला प्रश्न, हड़प नीति के सिद्धांत को खालिस्तान ने लागू किया था। ये कौन था? जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति या ये कहें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था।